हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। इनसे पहले वाले भाग में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अपवहन वेग के बारे में जाना था कि अपवहन वेग क्या होता है, इनका फॉर्मूला कौन सा है, और फिर हमने विद्युत धारा और अपवहन वेग में संबंध स्थापित किया था। आज हम इस भाग में समझेंगे अपवन वेग को ही समझेंगे, लेकिन एक अन्य फॉर्मूला होगा उनको समझेंगे। फिर प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधकता क्या होता है, बेसिक और इनको अच्छे से डिटेल में समझेंगे विद्यार्थियों। तो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। फर्स्ट हमारा जो आज का जो टॉपिक रहेगा वो बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, जैसे कोई चालक होता है उनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में नहीं रखा जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा। यानी मान लेते हैं ये कोई चालक है, ये कोई चालक पदार्थ हैं और इस चालक पदार्थ में जब बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया जाए तो उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन हैं, वो इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से क्या करते हैं, गति करते हैं। ये चालक हैं और बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, यानी इस पर जब विभव नहीं दिया जाता है, इनको वोल्टेज नहीं दिया जाता है, तो उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते हैं। आपने पहले भी डिटेल में समझा होगा कि ये इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, अनियमित गति करते हैं। कौन सी गति, अनियमित, या इसको क्या कह सकते हैं, यादृच्छिक गति। कौन सी गति, यादृच्छिक गति। इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करेंगे और अनियमित गति करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको मुख्य तौर पर क्या मोटी मोटी बातें याद रखनी है कि अनियमित गति करेंगे उस समय इनका जो औसत वेग होगा, यानी इनका जो एवरेज वैल्यू होगी, औसत वेग, वो क्या होगा, औसत वेग v बराबर होगा, v बार लगा लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू क्या होगी, यानी u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस un वेक्टर अपॉन में क्या होगा, n। यानी एवरेज कैसे ज्ञात होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी इलेक्ट्रॉनों का वेग कितना है उनको ऐड करके इलेक्ट्रॉनों की संख्या का भाग देंगे तो औसत वेग प्राप्त होगा। और ये औसत वेग क्या होगा, ये औसत वेग शून्य प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या हुआ, शून्य प्राप्त होने का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते हैं तो उनका टोटल एवरेज आप क्या मानोगे, शून्य मानोगे। क्यों, क्योंकि ये एक निश्चित डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते हैं, गति नहीं करते हैं। तो यहाँ पे बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में आप क्या क्या बातें ध्यान रखोगे कि जो चालक हैं उनकी सतह पर इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करेंगे, या इसको यादृच्छिक गति भी कह सकते हैं, आपने पहले भी पढ़ा होगा इनसे पहले वाले भाग में, या इसको रैंडमली मोशन भी कहते हैं। तो इनका एवरेज वैल्यू है वो क्या होगी, शून्य होगी। एवरेज वैल्यू क्या होगी, शून्य, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, यानी उसकी कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं है, तो इनका औसत वेग क्या होगा, शून्य होगा। अब यहां पे नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाए। आपको पहले ही समझाया था अपवन वेग की परिभाषा कि जब इन पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाए, यानी कोई चालक हैं, उस चालक पर जब ये कोई चालक हैं और इस चालक पर जब कोई ये चालक हैं और इन पर जब विभव आरोपित किया जाए, यानी विद्युत क्षेत्र आरोपित करोगे, तो विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर यानी इन चालक को किसी टर्मिनल से जोड़ेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, यानी बैटरी से जोड़ेंगे। किन से जोड़ेंगे, बैटरी से, बैटरी से जोड़ेंगे। तो इसमें जो सतह पर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित डायरेक्शन में
एक निश्चित डायरेक्शन में क्या करेंगे, धन टर्मिनल की ओर मूव करेंगे, धन टर्मिनल की ओर मूव करेंगे। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं यानी विद्युत क्षेत्र, उनकी दिशा क्या होगी, इस दिशा में होगा, इलेक्ट्रिक करंट की दिशा। ये करंट की दिशा है, ये तो इलेक्ट्रॉनों की दिशा है, लेकिन करंट की दिशा बताएं तो वो करंट की दिशा क्या होगी, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। ये होगा करंट, ये होगा इलेक्ट्रॉनों का मूव। तो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में। यानी इस पर क्या आरोपित कर रहे हैं, इस चालक पर विद्युत क्षेत्र आरोपित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं साथियों, विद्युत क्षेत्र आरोपित कर रहे हैं। चलो अब यहां पे ये इलेक्ट्रॉन जब विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो एक निश्चित वेग से क्या करते हैं, निश्चित वेग से गमन करते हैं। उसको क्या बोलोगे, यानी जब बाह्य विद्युत क्षेत्र, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाए तो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित या फिर कह सकते हैं नियत वेग से गति करते हैं, नियत वेग से गति करते हैं। इस नियत वेग को क्या कहेंगे, अपवहन वेग। इस नियत वेग को अपवहन वेग या अफवाह वेग कहते हैं। और इनको किनसे डिनोट करोगे, इनको VD से प्रदर्शित करते हैं। किनसे प्रदर्शित करते हैं, VD से प्रदर्शित करते हैं। आपने इनसे पहले वाले भाग में भी ये वाला अपवहन वेग की परिभाषा को अच्छे से समझा था। अब हम समझ रहे हैं इनका अदर फॉर्मूला कौन सा होगा। एक अन्य फॉर्मूला है जिनकी सहायता से आप प्रतिरोधकता की परिभाषा दे सकते हैं, इनके फॉर्मूले बता सकते हैं, और क्या कह सकते हैं कि ये प्रतिरोध और प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती हैं। अच्छे से इनको समझेंगे। चलो यहां पे जब विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग में क्या करेंगे, गति करेंगे, और ये VD वेग होगा। और VD वेग की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों का वेग ही क्या है, अपवहन वेग है। और ये वेग नियत वेग होगा। कौन सा वेग, नियत वेग। चलो अब यहां पे हम गणना करते हैं, वो किसकी करते हैं, वेग की गणना करते हैं। तो फिर क्या होगा, यानी इलेक्ट्रॉनों पर, यानी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल, मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल। अब मुझे ये बताइए कि जब इसमें इस चालक को बैटरी से जोड़ेंगे तो क्या होगा, वोल्टेज इन पर लगाएंगे या फिर विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों का जो एक निश्चित वेग होगा उसको अपवहन वेग कहेंगे। जी हां। अब यहां पे बात आती है कि इन इलेक्ट्रॉनों पर एक कोई फोर्स कार्य करता है। जैसे ही विद्युत क्षेत्र आरोपित करोगे तो ये सभी इलेक्ट्रॉन एक्टिव हो जाएंगे कि हाँ कुछ न कुछ आक्रमण होने वाला है। तो फिर जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एक्टिव होंगे और एक निश्चित डायरेक्शन में क्या करेंगे, गति करेंगे, तो गति से पहले ये इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगता है, ये जैसे ही बैटरी से जोड़ोगे तो इस पर बल लगता है। तो बल क्या होगा, बल क्या होता है विद्यार्थियों, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, यानी इलेक्ट्रॉन या फिर आवेश पर लगने वाला बल क्या कहते हैं, यानी विद्युत क्षेत्र की जो परिभाषा है वो क्या है, E बराबर होता है F अपॉन क्यू। F अपॉन क्यू, यानी F अपॉन क्यू का मतलब एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां से बल का फॉर्मूला क्या बनेगा, इनको इस साइड में भेजें तो फिर
F बराबर हो जाएगा QE, F बराबर QE हो जाएगा। ये है बल, इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल या इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी आवेश पर लगने वाला बल। अब यहां पे मैं आगे माइनस लगा रहा हूं और इक्वेशन फर्स्ट दे रहा हूं। माइनस लगाने का कारण यह हुआ कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉनों पर बल लगेगा तो ये बल यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा ये इस साइड में होगी और इलेक्ट्रॉनों की दिशा इस साइड में होगी, यानी विपरीत दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। किसको कर रहा है? विपरीत दिशा को। ठीक है, F बराबर क्या है? माइनस QE, माइनस QE। ये हो गया बल की गणना। अब यहां पे जैसे ही इस इलेक्ट्रॉनों पर बल लगेगा तो इनका वेग क्या होगा? चेंज होगा। मैंने आपको क्या बताया था कि जब इस पर कोई विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं करते हैं तो इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते हैं। जैसे ही, क्योंकि विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं है, उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते हैं और उनका वेग निश्चित नहीं होता है, अनियमित वेग होता है। जैसे ही विद्युत क्षेत्र आरोपित किया, इलेक्ट्रॉनों का निश्चित वेग हो गया, यानी पहले था उनसे चेंज हो गया। और वेग चेंजिंग को क्या बोलेंगे? त्वरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? त्वरण। यहां पे क्या हो गया? बल फाइंड हो गया। अब यहां पे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनों का त्वरण। इलेक्ट्रॉनों का त्वरण क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों का त्वरण, त्वरण की परिभाषा होती है F बराबर ma, लेकिन A बराबर क्या हो जाएगा? F अपॉन m। इक्वेशन नंबर क्या होगा? सेकंड। यानी एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला बल, इलेक्ट्रॉनों के एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला बल क्या है? त्वरण है। त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, अब यहां पे समीकरण 1 से F का मान किस में रखोगे? समीकरण 2 में। समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर यहां पे रखेंगे F की वैल्यू, तो फिर क्या आएगा? A बराबर प्राप्त होगा, वो होगा माइनस का QE अपॉन M। और ये क्या हो जाएगी? इक्वेशन थर्ड हो जाएगी। कौन सी इक्वेशन? इक्वेशन थर्ड। A बराबर प्राप्त हो गया। अब यहां से आप और क्या समझ सकते हैं कि जब इन इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करोगे तो इलेक्ट्रॉनों का वेग निश्चित होगा। पहले वेग जितना था उनमें वेग में वृद्धि हो गई, यानी त्वरण उत्पन्न हो गया। त्वरण की परिभाषा से, बल की परिभाषा से दोनों फॉर्मूले ऐड किए तो एक दूसरे का कंबाइंड रूप लिखा। अब यहां पे क्या समझेंगे कि माना प्रारंभिक वेग क्या था? माना इलेक्ट्रॉनों का प्रारंभिक वेग क्रमशः, प्रारंभिक वेग का मतलब क्या हो गया? प्रारंभिक वेग का मतलब है जब इस पर विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं करोगे चालक पर, तो इलेक्ट्रॉनों का अनियमित वेग था। और यहां पे वेग हम क्या मान लेते हैं? u1 u2 और क्या मान लेते हैं? u1 u2 u3, u1 u2 u3 डैश डैश करके कहां तक? un तक। कहां तक? un तक। ये हो गया प्रारंभिक वेग। और समय क्या हो जाएगा? समय यानी t1 t2 t3 और tn तक। समय का मतलब टकराव में लगा समय। और फिर यहां पे क्या कहेंगे? अंतिम वेग। कौन सा वेग? अंतिम वेग। अंतिम वेग का मतलब यह हुआ कि जब इस पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों का वेग क्या होगा? निश्चित वेग होगा, जिसको क्या बोलोगे? अपवहन वेग। तो अंतिम वेग क्रम से क्या कहेंगे? अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की बात हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा? v1 v2 और कहां तक? vn तक। कहां तक? vn तक। तब यहां पे ये बात हो गई कि
जब विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं करोगे तो इलेक्ट्रॉनों का अनियमित वेग था, वो क्या था, u1 u2 u3 डॉट डॉट un। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनका वेग होगा। लगा समय, टकराव में लगा समय जिसको क्या बोलते हैं, इनसे पहले वाले भागों में हमने पढ़ा है विश्रांति काल। विश्रांति काल का मतलब क्रमागत दो टकराव में लगा समय, ठीक है। फिर क्या है, अंतिम वेग। अंतिम वेग का मतलब जब इस पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन एक निश्चित डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव, और वेग चेंज हो जाएगा। चेंज वेग है उसको क्या बोलोगे, अंतिम वेग बोलोगे। क्या बोलोगे, अंतिम वेग। चलो अब यहां पे आगे समझते हैं क्या होगा। गति के जो प्रथम समीकरण है उनसे, गति की प्रथम समीकरण, गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, गति की प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस एटी। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन की बात की जाए उनके लिए क्या होगा, यानी v1 बराबर क्या होगा, u1 प्लस at1। at1 का मतलब समय अलग है, प्रारंभिक वेग अलग है। जैसे ही विद्युत क्षेत्र आरोपित करोगे तो अंतिम वेग अलग हो जाएगा, लेकिन त्वरण, त्वरण सब इलेक्ट्रॉनों का क्या रहेगा, समान। यानी वेग में कितने चेंज हुई वो सब इलेक्ट्रॉनों पर बराबर फोर्स कार्य करेगा, तो त्वरण भी क्या होगा, समान। इसी प्रकार और क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार लिख सकते हैं V2 बराबर U2 प्लस AT2 और डैश डैश अंतिम के लिए आप क्या लिखोगे, वो हो जाएगा Vn बराबर UN प्लस ATN। चलो यहां तक बात कंप्लीट हो गई। फिर हम क्या लिखेंगे, अपवहन वेग की परिभाषा से, अपवहन वेग की परिभाषा से, अपवहन वेग की परिभाषा क्या होती है विद्यार्थियों, अपवहन वेग का मतलब जब पहले विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं करोगे तो इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, उस समय औसत वेग 0 था। जैसे ही विद्युत क्षेत्र आरोपित करोगे तो सब इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में क्या करेंगे, मूव करेंगे। उस समय जो एवरेज वैल्यू है उसको क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉनों का एक निश्चित वेग की जो एवरेज वैल्यू है वही क्या होगा, अपवहन वेग। तो अपवहन वेग की परिभाषा से यहां पे क्या लिखोगे, अपवहन वेग की परिभाषा से एवरेज क्या लिखोगे कि v एवरेज बराबर, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, ये हो जाएगा यहां पे v1 v2 v3 इन सब को ऐड करना है तो v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 प्लस vn अपॉन n। एक बार पुनः कि अपवहन वेग की क्या परिभाषा होगी कि जैसे ही विद्युत क्षेत्र चालक पर आरोपित करोगे तो सब इलेक्ट्रॉन एक निश्चित डायरेक्शन में मूव करेंगे। उस समय सब इलेक्ट्रॉनों का जो अंतिम वेग है उनका औसत वैल्यू ही क्या है, अपवहन वेग है। कौन सा वेग है, अपवहन वेग। चलो यहां पे वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, v1 की वैल्यू यहां पे क्या है, v1 की है u1 प्लस at1 प्लस v2 क्या होगा, u2 प्लस at2 प्लस डॉट डॉट क्या होगा प्लस में vn का मतलब, vn का मतलब हो जाएगा, क्या होगा, un प्लस atn अपॉन में क्या होगा, अपॉन में क्या होगा विद्यार्थियों, n होगा, अपॉन में n होगा, अपॉन में n। अब यहां से आप क्या देख पा रहे हो कि v एवरेज बराबर क्या होगा, u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 प्लस un। u वाले टर्म को अलग कीजिए, यानी प्रारंभिक वेग को अलग करें क्योंकि सब प्लस में। फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इनमें a सब में कॉमन आ रहा है, फिर क्या हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 प्लस tn तक। अपॉन में क्या होगा, अपॉन में n होगा, क्या होगा n।
अब यहां से n इनके भाग में भी है, n इनके भाग में भी है, अलग अलग करोगे तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 प्लस un, और अपॉन में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा a t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 tn, अपॉन में क्या होगा n। चलो यहां तक कंप्लीट होता है। अब ये वाला भाग आपको जो दिखाई दे रहा है, ये भाग, इस भाग में आपने पढ़ा फर्स्ट कंडीशन में क्या पढ़ा कि ये कौन सा वेग होगा, ये जब इस पर विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया उस समय औसत वेग यानी अनियमित इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग, प्रारंभिक वेग का औसत क्या था, अनियमित कंडीशन में, अनियमित में क्या होगा, जीरो बन जाएगा, यानी ये भाग जीरो बनेगा। तो क्या प्राप्त होगा समझते हैं, V एवरेज बराबर इनको लिख सकते हैं जीरो प्लस ये हो जाएगा a t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 प्लस क्या हो जाएगा tn, अपॉन में क्या होगा, अपॉन में होगा n। तो V एवरेज बराबर a t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 प्लस tn, अपॉन में क्या होगा, अपॉन में n। अब यहां से जो समय दिखाई दे रहा है, समय का भी यहां पे एवरेज बनेगा, वो क्या होगा, यानी जो टॉ होगा, टॉ बराबर होगा t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 प्लस tn, अपॉन में क्या होगा, अपॉन में होगा n। इनको टॉ को क्या बोलेंगे, टॉ को बोलेंगे विश्रांति काल, क्या बोलेंगे, विश्रांति काल। विश्रांति काल का मतलब होता है कि क्रमागत दो टकराव में लगा समय, इलेक्ट्रॉनों के क्रमागत दो टकराव में लगा समय। तो ये एवरेज वैल्यू होगी, क्या होगी विद्यार्थियों, सब जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एवरेज वैल्यू, तो इनको क्या लिख सकते हैं, इनको लिख सकते हैं टॉ। तो V एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा टॉ ए, क्या बन जाएगा, टॉ ए। इक्वेशन इनको क्या दे देते हैं, इनसे पहले वाली कितनी हो गई, इनसे पहले 3 हो गई, यहां पे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन कौन सी होगी, 4। चलो इनमें V एवरेज प्राप्त हुआ, यानी यही क्या है एवरेज, जब इन पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे तो उस कंडीशन में एवरेज होगा। अब समीकरण 3 से जो A का मान है, A का मान यानी त्वरण का मान है, तो समीकरण 3 से A का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, चलो 4 में रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, V एवरेज बराबर टॉ तो है A की जगह क्या है, यानी A की क्या वैल्यू है, यहां पे समझते हैं A की वैल्यू है माइनस क्यू ई अपॉन एम, माइनस क्यू ई अपॉन एम, माइनस का क्यू ई अपॉन एम, और यहां पे क्या है, यहां पे टॉ तो है एज इट इज, ए की जगह ये वैल्यू रखी, और हमें यहां पर क्या प्राप्त हुआ, यहां पे V एवरेज प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, V एवरेज। इनको इक्वेशन 5 दे देते हैं, यानी V एवरेज की वैल्यू हमें प्राप्त हुई, वो क्या प्राप्त हुई, माइनस क्यू ई अपॉन एम, और गुणे में क्या है टॉ। अब यहां पे इनकी भी व्याख्या कर लेते हैं कि ये क्या क्या चीजें हैं, और फिर बढ़ते हैं आगे। इसमें क्या होगा, V एवरेज तो क्या होगा, अपवहन वेग होगा, क्या होगा, अपवहन वेग, ये अपवहन वेग होगा। और Q क्या है, Q यहां पे आवेश है, Q क्या है, आवेश। E क्या है, E है विद्युत क्षेत्र, E क्या है, E है विद्युत क्षेत्र। फिर यहाँ पे M की बात आ रही है, M क्या है, M है
इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान क्या है, इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, और टॉ है, वो टॉ है विश्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम, विश्रांति काल। अब यहां पर इक्वेशन फिफ्थ है, वो है अपन वेग को प्रदर्शित कर रही हैं। अब यहां पे आगे हम समझ रहे हैं कि जो अपन वेग हैं उनसे ओम के नियम की कैसे व्याख्या कर सकते हैं। चलो, ओम का नियम क्या है आगे आने वाले भागों में हम समझेंगे, लेकिन इसमें थोड़ी व्याख्या कर लेते हैं अपन वेग की सहायता से इनकी व्याख्या कैसे होगी। चलो समझते हैं। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अपवहन वेग का फॉर्मूला है। आपने पहले एक और फॉर्मूला पढ़ा था, वो भी अपवहन वेग का था। चलो अब यहां पे आगे रिलेशन को समझते हैं कि इनका रिलेशन क्या है और इन रिलेशन की सहायता से ओम के नियम की व्याख्या कैसे की जा सकती है। चलो, अपवहन वेग से ओम के नियम की व्याख्या करनी है। आपने अपवहन वेग और विद्युत धारा में संबंध स्थापित किया था, वो क्या था, सो कि हम जानते हैं कि I बराबर क्या था, NEAVD, क्या था, NEAVD। यहां से अभी आपने क्या फॉर्मूला फाइंड किया है, V एवरेज बराबर माइनस क्यू ई टो अपॉन एम। इसको और कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हैं, V एवरेज को ऑफ VD लिख सकते हैं, क्योंकि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, यानी अपवहन वेग को V एवरेज से दर्शाओ। ये V एवरेज कौन सा है, जब इन पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करोगे उसके बाद में इलेक्ट्रॉनों का जो एवरेज वैल्यू है वो है ये वाली। तो अपन वेग को V एवरेज से दिखो या फिर VD से प्रदर्शित करो, ठीक है। यहां पे जो Q दिखाई दे रहा है वो Q क्या है, आवेश, लेकिन इसमें आवेश का कार्य कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। तो इनको आप ये भी लिख सकते हैं E, क्या लिख सकते हैं, Q की जगह E, और ये तो कैपिटल E क्या है, विद्युत क्षेत्र है, फिर क्या है अपॉन में M, और गुणे में क्या है टॉ। यही फॉर्मूला क्या है अपवहन वेग का, अपवाह भी कह सकते हैं, अपवाह वेग, ठीक है। यहां पे इनको इक्वेशन 6 दे देते हैं। अब समीकरण ये और नेक्स्ट समीकरण आपने पहले फाइंड की ये वाली, उनसे आप ओम के नियम की क्या कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं, व्युत्पत्ति कर सकते हैं। चलो ये समीकरण है, और कौन सी समीकरण है, और समीकरण है वो है VD बराबर क्या है, माइनस का ई टॉ अपॉन एम। ये VD का मान यहां पे रखोगे, ये VD का मान यहां पे रखोगे तो फिर क्या प्राप्त होगा, यहां पे ये तो इक्वेशन कौन सी थी, इक्वेशन नंबर 6, उनको क्या दे देते हैं, 7 दे देते हैं। तो समीकरण 6 से VD का मान किस में रखना है, 7 में रखने पर चलो रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, I बराबर प्राप्त होगा NEA, और VD की वैल्यू है वो है माइनस का ई टॉ अपॉन एम। ये माइनस आगे आएगा तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा माइनस N, E और E का गुणा E स्क्वेयर A और कैपिटल E और फिर क्या है टॉ अपॉन में M। यानी माइनस आगे आएगा तो फिर E और E का गुणा E स्क्वायर हो जाएगा, बाकी वाले सब संख्याओं को सेम लिखा। अब यहां से आगे क्या प्राप्त होगा, I बराबर आपने एक रिलेशन फाइंड किया था, वो क्या था कि E बराबर था माइनस V अपॉन D या L। ये वाला आपने रिलेशन फाइंड किया था, तो
इनकी सहायता से आप ई को क्या लिख सकते हैं, ये जो ई दिखाई दे रहा है उनको ये लिख सकते हैं, तो क्या है माइनस का एन ई स्क्वायर, फिर क्या है यहाँ पे ए टॉ अपॉन में क्या है, अपॉन में एम। तो यहां से जो ई दिखाई दे रहा है ई को लिख सकते हैं माइनस का v अपॉन एल, माइनस का v अपॉन एल। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, तो एन ई स्क्वायर ए टॉ और अपॉन में क्या हो जाएगा एम एल, और यहां पे क्या है v। अब यहां पे जो I बराबर ये दिखाई दे रहा है, तो इनमें I और V दोनों मौजूद हैं। हमें ओम के नियम की सहायता से यहाँ पे ओम का नियम सॉरी फाइंड करना है। वो ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर, V बराबर क्या होता है आई आर होता है। अब यहां से ओम का नियम होता है V बराबर आई आर, यानी I और R साथ में है, तो हमें V बराबर करना है। तो V के जो भी आपको गुणे में दिखाई दे रहा है, यानी ये संख्याएं आप भाग में भेजिए यहाँ पे इस साइड में, तो इनका विपरीत हो जाएगा यहाँ पे। तो V बराबर क्या हो जाएगा, ये इनके भाग में यानी उनको उल्टा लिखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉ, ठीक है। और आई तो इसके गुणे में है, इनको यहां पे भेजोगे तो इसका विपरीत हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी v बराबर क्या प्राप्त हुआ हमें, v बराबर एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉ गुणा में आई प्राप्त हुआ। अब यहां से आप तुलना करोगे तो इनको आप क्या मान सकते हैं, आई ये रहा आई, वी ये रहा वी, आर क्या है, ये वाला पूरा पद क्या बनेगा आर बनेगा, क्या बनेगा आर। तो यहां पे लिखेंगे माना आर बराबर एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉ, ये होगा आर। ये आर क्या होता है इनकी व्याख्या भी अच्छे से करेंगे। तो यहां से v बराबर क्या बन जाएगा, आई तो ये रहा, इनको लिखेंगे आर, v बराबर आई आर, और यही क्या है ओम का नियम। कौन सा, ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, v समानुपाती आई, v समानुपाती आई, यानी जितना विभवांतर होगा उतनी ही ज्यादा करंट क्या होगी, फ्लो होगी, यानी विभवांतर जितना ज्यादा होगा विद्युत धारा उतनी ज्यादा होगी। ये एक दूसरे के समानुपाती हैं, यानी इनको समानुपाती रूप में भी लिख सकते हैं, v समानुपाती I। और समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट राशि R आएगी जिनकी वैल्यू ये है, यानी अपवहन वेग की सहायता से क्या फाइंड हो गया, ओम के नियम की व्याख्या। क्योंकि इनमें भी क्या है अपवहन वेग, इनमें भी क्या है अपवहन वेग, ये वैल्यू यहाँ पे रखा और कैलकुलेशन करती हमें ओम के नियम की जो समीकरण है वो क्या हुई, प्राप्त हुई। अब हमें यहाँ पे जो आर हैं राशि, कांस्टेंट राशि आर, इनकी व्याख्या करनी है। क्योंकि ये कांस्टेंट क्यों हैं, यहाँ पे इनको भी थोड़ा समझ लेते हैं कि ये कांस्टेंट क्यों हैं। क्योंकि m क्या है, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कांस्टेंट होगा। फिर L क्या है, चालक की जो लंबाई है वो भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। n उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कांस्टेंट, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज यानी आवेश है वो भी कांस्टेंट। a क्या है, उस चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वो भी कांस्टेंट है। और विश्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम, ये भी क्या है कांस्टेंट, यानी ये पूरी की पूरी राशि कांस्टेंट है। तो आर भी कौन सी राशि है, कांस्टेंट राशि है। चलो आर के बारे में अच्छे से डिटेल में जानते हैं। चलो अब हम जानते हैं इस आर के बारे में, प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध का मतलब शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा में उत्पन्न बाधा। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस क्या होता है विद्यार्थियों, कोई भी चालक पदार्थ है उसमें इलेक्ट्रॉनों को जो रोकना, बाधा उत्पन्न करना, वो क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। चलो परिभाषा को समझते हैं पहले कि इनकी क्या डेफिनेशन है। यहाँ पे
प्रतिरोध की जो परिभाषा है वो है किसी चालक का वह गुण, किसी चालक का वह गुण। चालक का मतलब क्या होता है? ऐसा पदार्थ जो अपने में से इलेक्ट्रॉनों को आसानी से गुजरने दे, वो होता है चालक। जो उससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने का विरोध करती हैं, यानी कोई भी ये चालक पदार्थ हैं और चालक पदार्थ हैं, तो इस चालक में जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, उनको क्या करेंगे? रोकने का कार्य करेगा, यानी बाधा उत्पन्न करने का कार्य करेगा, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को रोकेगा। तो उसी को क्या कहेंगे? प्रतिरोध कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतिरोध या रुकावट। क्या कह सकते हैं? रुकावट कह सकते हैं। अब यहां पे ये तो हो गई प्रतिरोध की परिभाषा, और आगे टॉपिक में हम अलग से डिटेल में ओम के नियम की व्याख्या करेंगे, तब और प्रतिरोध की परिभाषा डिटेल में जानेंगे। लेकिन मोटे मोटे तौर पर यहां पर इनको समझ लेते हैं। प्रतिरोध का मतलब क्या हो गया कि विद्युत धारा में विरोध करना, विद्युत धारा का या इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध करना क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिरोध। यहां पे आपने आर किसको माना था? आर इसको माना था ml/ne²a टॉ। तो यहां पे आर बराबर हैं वो क्या है? ml/ne² टॉ। ये आर बराबर है प्रतिरोध का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है? प्रतिरोध का फॉर्मूला है। और यहां पे इनका जो मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक, वो मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम होता है। क्या होता है? ओम। क्योंकि फॉर्मूला प्राप्त हुआ वो V बराबर IR प्राप्त हुआ, क्योंकि ओम के नियम से यहां पर देखें तो V बराबर IR, आर इसको माना था, तो V बराबर IR। आर बराबर क्या लिख सकते हैं? यहां से आर हमें ज्ञात करना है, आर बराबर लिख सकते हैं V/I। क्या लिख सकते हैं? V/I। आर बराबर V विभवांतर या विभव कह सकते हैं, उनका क्या बनेगा? वोल्ट। और यहां पे करंट का क्या बनेगा? यहां पे करंट का एम्पियर बनेगा। वोल्ट अपॉन एम्पियर, जो वोल्ट अपॉन एम्पियर है उसी को क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम। तो ओम किसका मात्रक हो गया? प्रतिरोध का मात्रक हो गया। यानी जो बाधा उत्पन्न करता है, वो जब बाधा उत्पन्न करे तो आप क्या करना? ओम की ध्वनि निकाल लेना। किसकी ध्वनि? ओम की ध्वनि। यानी प्रतिरोध का जो मात्रक बना वो क्या बना? ओम। ये कौन सी राशि है? ये अदिश राशि है। कौन सी? अदिश राशि है। चलो यहां पे अब यहां पे आगे समझते हैं कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है या प्रतिरोधकता, ये क्या होती हैं। फिर उनके बाद में प्रतिरोध और प्रतिरोधकता किस राशियों पर निर्भर करता है, उनके बारे में भी अच्छे से समझेंगे। अब यहां पे आपने फॉर्मूला अभी क्या पढ़ा? आर बराबर क्या था? आर बराबर था ml/ne² टॉ। ठीक है, यही फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले की सहायता से एक और फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। वो क्या है? पहले इसके डेफिनेशन को कुछ समय के लिए बिल्कुल नजरअंदाज करें। आर बराबर क्या है? आर बराबर क्या है? यहां पे आर बराबर हैं वो हैं ml/ne² टॉ। यहां से आप क्या देख पा रहे हो कि वो राशियां अलग करें जो क्या है? प्रकृति पर निर्भर करती हैं, यानी आकार और आकृति पर। तो यहां पे क्या हो जाएगा? m/ne² टॉ। उसके बाद में L/A उसको अलग करें, L अंश में और A क्या है? हर में। इसको अलग करें तो यहां पर एक और कांस्टेंट राशि निकल कर आएगी, ये वाली। उन्हीं को क्या कहेंगे? यानी R बराबर रो। ये कौन सी राशि बनेगी? रो। और ये हो जाएगी L/A। L/A। अब यहां से रो का फॉर्मूला क्या बना? यानी रो बराबर बना
m/n/e² tau, n/e² tau, ये रो का फॉर्मूला बना। और इस रो को ही क्या कहते हैं? इस रो को ही बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या कह सकते हैं प्रतिरोधकता, या क्या कह सकते हैं? प्रतिरोधकता, यानी रेजिस्टिविटी। प्रतिरोधकता कहें या विशिष्ट प्रतिरोध कहें, यह भी एक प्रकार का क्या है? बाधा है, रुकावट है। चलो इसकी पहले परिभाषा को देखते हैं कि किसी चालक का वह गुण जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने का विरोध करता है, क्योंकि ये भी क्या है? प्रतिरोध हैं। ये भी क्या है? प्रतिरोध हैं। तो प्रतिरोधकता एक पदार्थ की, जो प्रतिरोधकता है एक पदार्थ की विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने की क्षमता का मापन है। यानी कोई पदार्थ विद्युत धारा को कितना रोक सकता है, कितने एम्पीयर की धारा रोक सकता है, वही क्या होता है? प्रतिरोधकता होती है। क्या होती है? प्रतिरोधकता। यहां पर एक और क्या कहा गया है कि एक उच्च प्रतिरोधकता वाला पदार्थ, यानी एक ऐसा पदार्थ जिसकी प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा है, उच्च है, विद्युत धारा के प्रवाह का अधिक विरोध करेगा। क्या करेगा? अधिक विरोध करेगा। यानी कोई ऐसा पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता ज्यादा है, तो प्रतिरोधकता ज्यादा है तो विद्युत धारा के प्रवाह का उतना ही ज्यादा क्या करेगा? विरोध करेगा। जबकि कम प्रतिरोधकता वाला जो पदार्थ है वो आसानी से इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित होने देगा। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि यदि ऐसा पदार्थ जो अपने में से इलेक्ट्रॉनों को जाने दे, यानी उसकी प्रतिरोधकता कम है, और रुकावट उत्पन्न ज्यादा करे, यानी प्रतिरोधकता क्या है? उच्च प्रतिरोधकता है, यानी प्रतिरोधकता ज्यादा है। यहां से प्रतिरोध के फॉर्मूले से ही प्रतिरोधकता का फॉर्मूला क्या प्राप्त हुआ? यहां पे L और A को छोड़ें तो उनके बाद में जो शेषफल बचेगा वो क्या होगा? रो। यहां पे रो होगा। फिर इनका और यहां पे किस कारकों पर निर्भर करता है उनको समझाने के बाद में वापस इस टॉपिक पर आएंगे तो फिर और डिटेल में समझ में आएगा। तो रो का फॉर्मूला क्या प्राप्त हुआ? m/n/e² tau। रो बराबर m अपॉन में क्या होगा? n/e² tau। चलो यहां पे पहले समझते हैं प्रतिरोध की निर्भरता के कारक, यानी जो प्रतिरोध हैं वो किस राशियों पर निर्भर करता है, तो उनको पहले समझते हैं। सबसे पहले तो क्या है प्रतिरोध की निर्भरता में, कि प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर। जैसे यहां पे कोई चालक ले लेते हैं और उनकी लंबाई ये है, ये कोई चालक हैं और इस चालक की ये क्या है? लंबाई है। और इनका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो क्या है? A है। सबसे पहले हम जानते हैं इसकी लंबाई के बारे में। यहां पे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन A बिंदु से, यहां पे A बिंदु मान लेते हैं, फिर यहां पे B बिंदु मान लेते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन A से कहां तक जाएगा? A से B तक मूव करेगा तो ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी तो ये मान लो इसकी प्रतिरोध, जो ये पदार्थ हैं इनका प्रतिरोध ज्यादा है। इनका प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध R क्या है? ज्यादा। R ज्यादा है। तो मुझे ये बताइए कि ये लंबाई ज्यादा होगी तो बाधा और ज्यादा उत्पन्न होगी या कम होगी? ये बताइए मुझे। तो लंबाई, और यहां पे चलो ये ज्यादा नहीं आ रहा समझ में, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो R बराबर क्या था? R बराबर फॉर्मूला लिख लेते हैं कि R बराबर फॉर्मूला था ml/ne² tau। जी हां, ये था फॉर्मूला, तो बिल्कुल यही था। R और L देखें तो एक दूसरे के क्या हैं? एक दूसरे के
आर समानुपाती एल, आर समानुपाती एल है, यानी जितनी चालक की लंबाई ज्यादा होगी प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी यहां पे जो फर्स्ट है निर्भरता, वो क्या लिखोगे कि चालक की लंबाई, चालक की लंबाई अधिक होने पर, चालक की लंबाई अधिक होने पर, अधिक होने पर प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ता है। बस लंबाई के समानुपाती, लंबाई के समानुपाती यानी क्या होगा, जितनी लंबाई अधिक होगी प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। यानी इनके लिए आप क्या कॉन्सेप्ट ध्यान रखोगे, इनके लिए आप कॉन्सेप्ट यही ध्यान रखो कि जब लंबाई अधिक होगी तो प्रतिरोध भी क्या होगा, अधिक। जब लंबाई कम होगी तो प्रतिरोध क्या होगा, कम। बस ये आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, इसके समानुपाती होगा, चालक के समानुपाती, लंबाई के समानुपाती। सेकंड क्या दिखाई दे रहा है, सेकंड है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। क्या लिखा है इसमें, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का लिखा है। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को भी समझते हैं क्या होता है। यानी कोई चालक है, इनका सेकंड पॉइंट है निर्भरता का, यहाँ पे क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर करेगा, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होते हैं आर बराबर एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टो। ठीक है, ये होता है आर और यहां पे ए क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, इनको ये लिख सकते हैं व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चालक जितना क्षेत्रफल अधिक का होगा, ये क्षेत्रफल जितना अधिक होगा तो फिर क्षेत्रफल अधिक होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। प्रतिरोध क्या होगा, कम। क्षेत्रफल अधिक का मतलब क्या हो गया कि इसकी जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे ये क्या है, ये कोई चालक हैं और इनका जो यहाँ पे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अधिक है, अधिक करोगे इसका मतलब इनका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मूव करते हैं या प्रवाहित होते हैं, इनकी सतह पर, सरफेस पर। तो जितना ये ज्यादा होगा, जितना ये एरिया ज्यादा होगा, इनका सरफेस एरिया उतना अधिक हो जाएगा। यानी ये क्या है, इसके व्युत्क्रमानुपाती हैं। क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। और व्युत्क्रमानुपाती हैं तो आप कॉन्सेप्ट केवल ये ध्यान रखना, कौन सा कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट कि जब ए बढ़ेगा, जब ए बढ़ेगा तो आर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा, कम। आर कम का मतलब ये बढ़ा, इसका मतलब सरफेस एरिया ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित होने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से अलग अलग इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो एकदम फ्री तरीके से क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, अब यहां पे जब ए क्या है, ए कम हो जाएगा, ये क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो सब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक दूसरे से टक्कर करेंगे और टक्कर के कारण और ज्यादा बाधा उत्पन्न होगी, यानी आर बढ़ जाएगा, आर बढ़ जाएगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना निर्भरता में। अब यहां पे और क्या कॉन्सेप्ट दिया गया है, कौन सा, तापमान पर। क्या दिया है, तापमान पर। तापमान में भी आप समझेंगे कि कौन कौन सी पदार्थ के लिए अलग अलग होगा। अब तापमान का प्रभाव समझते हैं कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये वाला जो पॉइंट है वो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पे ये पॉइंट बनेगा, वो इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि यहां से छोटा क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा है। चलो समझते हैं, तापमान पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ताप बढ़ाने पर। तापमान में भी आप क्या समझोगे कि चालक पदार्थ के लिए, चालक के तापमान पर, चालक के तापमान पर प्रभाव।
इसी में अलग अलग कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे कि चालक पदार्थ हैं तो ताप बढ़ेंगे तो क्या होगा, अर्धचालक हैं तो क्या होगा, कुचालक अथवा यहां पे आप क्या कह सकते हैं कोई मिश्र धातुएं हैं तो उस कंडीशन में ताप बढ़ाने पर जो प्रतिरोध है उसमें क्या चेंजिंग आएगा, उनको समझते हैं। चालक की बात कर रहा है, जैसे ये कोई चालक पदार्थ हैं, ये चालक पदार्थ हैं, इसमें ऑलरेडी क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हैं, इनकी सरफेस एरिया पर मुक्त इलेक्ट्रॉन है। जब इनका आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जब ये चालक पदार्थ हैं, ये कौन सा पदार्थ है, चालक पदार्थ, और इस चालक पदार्थ का जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे यानी तापमान बढ़ाओगे, जब तापमान बढ़ाओगे तो फिर मुझे ये बताइए कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या बढ़ेगी। सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना है, क्या ताप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि पदार्थ ऑलरेडी क्या है, चालक हैं, यानी उनके पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हैं ऑलरेडी, तो इलेक्ट्रॉन मुक्त करने के लिए कोई ताप की आवश्यकता भी नहीं है। यानी ताप बढ़ाने पर जो चालक पदार्थ हैं उनके n यानी n में कोई प्रभाव नहीं, n में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, n में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है n, यहां पे क्या बात कर रहे हैं, n किन के बारे में बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा चालक के लिए। अब मुझे ये बताइए कि फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर होता है ml अपॉन ne² a टॉ, ये फॉर्मूला होता है R का, बिल्कुल होता है। जब n पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, n यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, अब टॉ पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो ही देखना है, बाकी तो इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं होगा। अब n पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन टॉ पर क्या होगा, टॉ कम हो जाएगा, टॉ क्या हो जाएगा, कम। टॉ कम का मतलब क्या होगा, आपको एक और बेसिक तरीके से बता देता हूं। मान लो ये कोई चालक हैं और इस चालक का ताप नहीं बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, धीरे धीरे गति करते रहते हैं। तो धीरे धीरे गति करेंगे तो एक दूसरे से, मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये दोनों टक्कर करेंगे तो टक्कर में, क्योंकि इसकी गतिज ऊर्जा क्या है, कम है, गतिज ऊर्जा कम है तो टक्कर करने में लगा समय यानी विश्रांति काल क्या होगा, अधिक होगा। क्या होगा, अधिक। जब इनका ताप बढ़ाओगे तो इनमें ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि, और ये ज्यादा क्या करेगा, थोड़ी तीव्र गति से टक्कर करेगा तो लगा समय क्या हो जाएगा, टॉ घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यह हमेशा ध्यान रखना कि जब किसी चालक का ताप बढ़ाया जाए तो विश्रांति काल घट जाएगा, विश्रांति काल घट जाएगा, यह ध्यान रखना। चलो अब यहां पे बात कर रहे हैं कि विश्रांति काल तो क्या हो रहा है, घट रहा है, ताप बढ़ाने पर विश्रांति काल घट रहा है, तो फिर इनके अकॉर्डिंग आप देखें तो ये क्या हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, यानी R क्या हो जाएगा, R बढ़ जाएगा, R क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप ध्यान रखना, किन के लिए, एक बार पुनः रिपीट कर लेते हैं कि जब किसी चालक पदार्थ का ताप बढ़ाया जाए तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। उनके बाद में जब ताप बढ़ाया जाए तो इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो विश्रांति काल घटेगा, विश्रांति काल घटेगा। ये ध्यान रखना है यहाँ पे कॉन्सेप्ट। और विश्रांति काल घटेगा तो इनका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। भाई ऑलरेडी चालक पदार्थ हैं
और आप उनको टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉनों की जो टक्कर है वो अनियमित होगी और प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहां पे ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से ध्यान रखना, प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। इनको यहां पे लिख ही देते हैं, क्या है, जब किसी चालक का ताप, जब किसी चालक का ताप बढ़ाया जाए तो उनकी इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होगी, बढ़ेगी। जब किसी चालक का ताप बढ़ाया जाए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा, परंतु इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। क्या होगी, बढ़ेगी। और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो फिर क्या कहेंगे, विश्रांति काल घटेगा। तब विश्रांति काल घटेगा, विश्रांति काल घटेगा। अतः प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अतः प्रतिरोध बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना अच्छे से कि प्रतिरोध कब बढ़ेगा चालक का, कि जब आप तापमान बढ़ाओगे तब। ठीक है, अब नेक्स्ट, ये तो चालक के तापमान पर हो गया। फिर यहां पे क्या समझ रहे हैं कि अर्धचालक होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई, अर्धचालक हैं तो अर्धचालक की कंडीशन में क्या होगा, उनको समझते हैं अच्छे से। अर्धचालक पर तापमान का प्रभाव, अब देखो नाम से पता चल रहा है कि अर्धचालक हैं, अर्धचालक हैं यानी सेमीकंडक्टर हैं, तो फिर क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, कम है। इनको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि इसमें ले लेते हैं सिलिकॉन व जर्मेनियम, सिलिकॉन व जर्मेनियम, क्योंकि सिलिकॉन व जर्मेनियम क्या हैं, ये दोनों अर्धचालक हैं। क्या हैं, अर्धचालक। और कौन से वर्ग के हैं, सऊदीय वर्ग के हैं, जिनके बायतम कॉस में, जिनके बायतम कॉस में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, यानी इनकी संयोजकता 4 होती हैं। अब यहां पे एक सिलिकॉन के लिए क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, ये सिलिकॉन है, ये कोई क्रिस्टल हैं, वो क्रिस्टल हैं सिलिकॉन का है, शुद्ध यहाँ पे सिलिकॉन का क्रिस्टल है। जब इनका टेम्परेचर बढ़ाओगे, जब इनका क्या बढ़ाओगे, टेम्परेचर यानी ताप बढ़ाओगे, तो उस कंडीशन में जो इनका जो सहसंयोजक बंध है, सहसंयोजक बंध क्या होगा, टूटेगा, सहसंयोजक बंध। इनका सहसंयोजक बंध टूटने लगेगा, इनका सहसंयोजक बंध यहां से टूटेगा, तो सहसंयोजक बंध टूटेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा,
फ्री होगा। तो अर्धचालक में आप विशेष तौर पर क्या ध्यान रखोगे कि जब अर्धचालक के क्रिस्टल का ताप बढ़ाया जाए, क्रिस्टल का मतलब क्या होगा, ये एक ऐसा पदार्थ है, तो जब इनका ताप बढ़ाओगे तो ताप बढ़ाने की कंडीशन में एन क्या होंगे, एन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, मुक्त होगी। क्या होगी, मुक्त होगी। और इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा बढ़ेगी। तो ताप बढ़ाया, यहाँ पे टेम्परेचर को क्या किया, हाई टेम्परेचर किया, ताप बढ़ाया, तो एन क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सह संयोजक बंध हैं, जैसे ये बंध हैं, इन दोनों के मध्य बंध हैं, इन तत्वों के मध्य बंध हैं, तो ये बंध टूटेगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और मुक्त होगी, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ज्यादा प्राप्त होगी। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा प्राप्त होगी, लेकिन विश्रांति काल है वो क्या हो जाएगा, विश्रांति काल घट जाएगा। विश्रांति काल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि ताप बढ़ाओगे तो ताप बढ़ाते ही जो इलेक्ट्रॉनों की मुक्त होने के बाद में जो इलेक्ट्रॉनों की टक्कर है, कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन है इसमें क्योंकि अर्धचालक हैं, तो विश्रांति काल घटेगा। और विश्रांति काल घटेगा, इसका मतलब यहां पे प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। कैसे, ये घटा इसका मतलब प्रतिरोध घटा। ये बातें इसमें कैसे बन गई, क्योंकि फॉर्मूला है आर बराबर क्या है, आर बराबर फॉर्मूला है ml अपॉन एन ई स्क्वेयर ए टॉ। मुझे ये बताइए कि जब n बहुत ज्यादा है, n ज्यादा है किसकी तुलना में, इस टॉ की तुलना में, विश्रांति काल की तुलना में ज्यादा इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं अर्धचालक में। ये कम है, ये ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, वापस कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये कम हो जाएगा। ये ज्यादा बढ़ रहा है, यानी n बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो कम हो रहा है, तो r भी क्या हो जाएगा, कम। ये कॉन्सेप्ट इसमें ध्यान रखना है। ये कॉन्सेप्ट किस में होगा, अर्धचालक में। तो अर्धचालक में आप क्या लिखोगे, जब अर्धचालक का ताप बढ़ाया जाए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होगी, वृद्धि। इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगी, बहुत ज्यादा वृद्धि होगी। लेकिन विश्रांति काल कम होगा, विश्रांति काल घटेगा लेकिन कम होगा। लेकिन यहां पे इन दोनों को साथ में रख के देखें तो फिर क्या कह सकते हैं कि प्रतिरोध इसमें क्या हो जाएगा, घट जाएगा। प्रतिरोध घट जाएगा। अर्धचालक होता है, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, जैसे ताप बढ़ाओगे तो सहसंयोजक बंध टूटेंगे और इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, और इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी, यानी ज्यादा होगी तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा मुक्त होंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होगा। ठीक है, अब यहां पे हम समझते हैं कि मिश्र धातुओं के लिए क्या होगा। ये तो बात आ गई अर्धचालकों पर। अब मिश्र धातुओं के लिए क्या होता है उनको भी समझते हैं। मिश्र धातुओं के लिए, यानी ये सी इसमें पॉइंट दे देते हैं। मिश्र धातु का मतलब क्या होगा विद्यार्थियों, मिश्र धातु का मतलब इनमें दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाया गया है, उसकी कठोरता ज्यादा है। तो मिश्र धातुओं पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, जब मिश्र धातुओं को ताप देंगे तो उस कंडीशन में जो n होगा, n और n जितना इंक्रीज होगा तो लगभग टॉ भी क्या होगा, टॉ भी उतना ही क्या होगा, इंक्रीज होगा। सॉरी, यहां पे डिक्रीज होगा। एक बढ़ेगा तो एक उतना ही घटेगा। यहां पे ताप बढ़ाया, मान लो एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ तो विश्रांति काल उतना क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है, बराबर संख्या में एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है, इसका मतलब
R बराबर ml अपॉन NE² a tau। ये जितना बढ़ रहा है ये उतना घट रहा है, इसका मतलब R पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं विश्रांति काल उतना ही घट रहा है। तो फिर आप क्या कह सकते हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो आर पर कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलो अब हम समझते हैं इनके क्या क्या ग्राफ हैं, ग्राफ को समझेंगे। चालक के लिए आपने क्या देखा था कि चालक में ग्राफ यदि खींचे, प्रतिरोधकता भी साथ में ले लेते हैं, यानी आर और क्या ले लेते हैं, रो, और यहां पे क्या आ जाएगा, ताप, यानी टी। चालक में क्या था, चालक में ये था कि जब ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता या प्रतिरोध घटेगा। क्या होगा, घटेगा। चलो तो घटेगा, इसका मतलब तापमान पर और इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा ग्राफ ऐसे, क्योंकि आर और टाउ क्या था, व्युत्क्रमानुपाती। जब ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ये चालक के लिए हो जाएगा। और अर्धचालक के लिए क्या था, अर्धचालक के लिए यहां पे तो है टाउ, यानी यहां पे टी है टेम्परेचर, यानी ताप, और ये हो जाएगा आर या रो पर। और अर्धचालक की बात की जाए तो अर्धचालक की स्थिति में क्या था, अर्धचालक की स्थिति में यह था कि जब यहां से आप क्या देख सकते हैं कि जब यहां पे इनका ताप बढ़ाया जाए तो n बहुत ज्यादा बढ़ेगा, n बढ़ेगा तो टॉ क्या होगा, घटेगा। यानी ओवरऑल क्या होगा, r घटेगा, टॉ भी घटेगा। तो इस कंडीशन में इनका जो ग्राफ होगा वो क्या बनेगा, ग्राफ इस प्रकार का होगा। चलो ये कहां जा रहा है, ओके, इस प्रकार का होगा ये, क्योंकि इसमें क्या था, टॉ घटेगा तो आर भी क्या था, आर घटेगा। दोनों क्या हो रहे हैं, दोनों घट रहे हैं। इसका मतलब ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, दोनों घटने को प्रदर्शित कर रहा है। अब यहां पे तीसरी स्थिति है, वो तीसरी स्थिति क्या थी, मिश्र धातुओं पर थी। मिश्र धातुओं के लिए ये इस पर डिफेंड ही नहीं करेगा, यानी रो आर यहाँ पे टेम्परेचर पर डिफेंड नहीं करेगा, तो ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये इस पर डिफेंड ही नहीं करता है। चलो अब हम समझते हैं आज का हमारा लास्ट टॉपिक, यानी प्रतिरोधकता की निर्भरता के कारक। प्रतिरोधकता ताप पर डिपेंड करती है, तो तापमान के साथ क्या होती है, बदलेगी। क्या होगी, बदलेगी। यानी ताप बढ़ाओगे घटाओगे तो प्रतिरोधकता भी क्या होगी, चेंज होगी। चलो अब उनके बाद में पदार्थ की प्रकृति पर, ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अलग अलग पदार्थों के लिए प्रतिरोधकता क्या होती है, अलग अलग होती है। पदार्थ अलग लोगे तो उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी, अलग अलग होगी। यानी वो बाधाएं उत्पन्न करने की जो प्रकृति है वो क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। अब यहां पे आकार एवं जो आकृति है उस पर क्या होगा कि प्रतिरोधकता पदार्थ के आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि ये पदार्थ का एक आंतरिक गुण है। जैसे प्रतिरोध किस पर डिपेंड करता था,
एल और ए पर, यानी चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता था, लेकिन प्रतिरोधकता इस पर डिपेंड नहीं करती है। यह विशेष तौर यहां पर ध्यान रखना है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आर बराबर होता है एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉ। यहां पे आर बराबर क्या होगा, एम अपॉन एन स्क्वायर, एन ई स्क्वायर, ए को हटाएं, फिर क्या होगा यहां पे टॉ, और ए और एल को अलग रखें। यही क्या था, इन्हीं को आपने क्या कहा था, इनको प्रतिरोधकता कहा था। क्या कहा था, प्रतिरोधकता, ये वाली। क्या इसमें इनके अंदर यानी रो बराबर फॉर्मूला था एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ, इसके अंदर ए और एल विद्यमान है? बिल्कुल नहीं। तो ये पदार्थ के आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता है, एल और ए पर डिपेंड नहीं है। फिर तापमान पर बात आ रही है, तापमान के साथ में चेंजिंग होती है। कैसे चेंजिंग होगी, यदि वो चालक पदार्थ हैं तो चालकों में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घटेगी, प्रतिरोधकता क्या होगी, घटेगी। अर्धचालक में क्या होगी, ताप का प्रभाव अधिक जटिल है। क्या है, अधिक जटिल है, क्योंकि ये उस क्रिस्टल पर निर्भर करती हैं कि कैसा क्रिस्टल है। और फिर अवरोधक, या इसको क्या कहेंगे, कुचालक भी कह सकते हैं, यानी इंसुलेटर हैं। उस कंडीशन में ताप का प्रतिरोधकता पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। यानी कुचालक हैं तो ऑलरेडी मुक्त इलेक्ट्रॉन है नहीं, चाहे कितने ताप दे दो, वो ऑलरेडी क्या है, कुचालक हैं, तो प्रतिरोधकता का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। तो आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। कुछ भी यदि डाउट लगे तो कमेंट के जरिए बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।